सबसे बड़ी खोज, यात्रा दूर की भूमि पर जाना नहीं बल्कि नई आंखों से देखना है। मार्सेल प्रूस्ट का ये कहना मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत के लिए बिल्कुल सही बैठता है। नमस्कार। नमस्कार। आज हम भौतिकी की दुनिया में एक पुरानी पहेली को नई नजरों से देखने की कोशिश करेंगे। एनोमलस हॉल प्रभाव यानी AHE। हाँ, बिल्कुल। और ये चर्चा अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी मतलब APS में हाल ही में छपे एक शोध पर आधारित है। काफी दिलचस्प काम है। और ये UPSC की तैयारी करने वालों के लिए भी अहम हो सकता है ना? विज्ञान और तकनीक वाले हिस्से के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये समसामयिक विषय है और वैसे भी विज्ञान में रुचि रखने वालों को इसमें मजा आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एनोमलस हॉल प्रभाव, ये है क्या चीज? एडविन हॉल ने कुछ खास खोजा था शायद 1880 के आसपास। हाँ, देखिए 1879 में हॉल ने देखा कि अगर किसी कंडक्टर से करंट जा रहा हो और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो करंट और फील्ड दोनों के लंबवत एक वोल्टेज बन जाता है। ये तो हुआ सामान्य हॉल प्रभाव। ठीक है। लेकिन उसके बस 2 साल बाद 1881 में उन्होंने देखा कि लोहा जैसे कुछ चुंबकीय पदार्थों में बिना बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाए भी वैसा ही एक वोल्टेज पैदा हो रहा है। बिना बाहरी फील्ड के? अच्छा। यही है एनोमलस हॉल प्रभाव या AHE। मतलब पदार्थ के अंदर ही कुछ ऐसा है जो ये असर पैदा कर रहा है। ये तो वाकई अजीब है। तो पहले मतलब जो पारंपरिक समझ थी वो क्या कहती थी इसके बारे में? पारंपरिक सिद्धांत ये कहता था कि ये पदार्थ के अपने चुंबकत्व मतलब मैग्नेटाइजेशन की वजह से होता है। अच्छा। उनका मानना था कि ये अंदरूनी चुंबकत्व ही है जो समय उत्क्रमण समरूपता, टाइम रिवर्सल सिमेट्री जिसे कहते हैं, उसे तोड़ता है और इसी वजह से ये वोल्टेज बनता है। और नियम सीधा था, वोल्टेज चुंबकत्व के लंबवत होगा और उसी के अनुपात में। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ये। लेकिन फिर जैसा कि विज्ञान में अक्सर होता है, कुछ दिक्कतें आईं। ये थ्योरी पूरी तरह फिट नहीं बैठी। बिल्कुल सही कहा आपने। हाल के कुछ सालों में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जो इस सीधी तस्वीर में फिट नहीं हो रहे थे। जैसे कई बार ये ASE वोल्टेज चुंबकत्व के समानांतर मतलब पैरेलल पाया गया। कभी-कभी इसका बर्ताव बहुत ही अजीब, नॉन लीनियर किस्म का था। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एंटी फेरोमैग्नेट्स में भी अच्छा खासा AHE देखा गया। एंटी फेरोमैग्नेट्स जिनका कुल चुंबकत्व तो शून्य होता है। एग्जैक्टली। अब पुरानी थ्योरी जो पूरी तरह चुंबकत्व पर ही टिकी थी, वो इसे कैसे समझाए? उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो पुरानी थ्योरी एक तरह से अटक गई। यहीं पर फिर नई व्याख्या की जरूरत पड़ी, है ना? ल्यू और उनके साथियों ने कुछ नया बताया। हाँ बिल्कुल। ल्यू और उनके सहयोगियों ने एक नया नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें चुंबकत्व से ज्यादा ध्यान स्पिन ऑर्बिट कपलिंग यानी SOC पर देना चाहिए। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ये क्या होता है संक्षेप में? ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन मतलब उसके अपने अक्ष पर घूमने और उसकी ऑर्बिटल मोशन यानी नाभिक के चारों ओर घूमने के बीच का एक तरह का इंटरैक्शन है, एक जुड़ाव है। अच्छा, स्पिन और ऑर्बिट का जुड़ाव। हाँ, तो नई थ्योरी कहती है कि ये SOC ही है जो मुख्य रूप से समरूपता को इस तरह से तोड़ता है कि AHE पैदा होता है। मतलब फोकस चुंबकत्व से हटकर SOC पर आ गया। और इसमें स्पिन ग्रुप्स का भी जिक्र है। ये क्या है? स्पिन ग्रुप्स ये सिमेट्री को समझने का एक और ज्यादा गहरा और ज्यादा व्यापक तरीका है, खासकर मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। ये सिर्फ एटम कहाँ है ये नहीं देखता, बल्कि उनके स्पिन की दिशा क्या है उसकी सिमेट्री को भी कंसिडर करता है। मतलब ये सिमेट्री का एक ज्यादा डिटेल्ड नक्शा है जिसमें स्पिन भी शामिल है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। तो नई थ्योरी के अनुसार SOC क्या करता है, वो इसी स्पिन ग्रुप सिमेट्री को तोड़ता है और इसी टूटने से AHE मुमकिन होता है। और इसी आधार पर उन्होंने एक नया ज्यादा विस्तृत नियम बनाया है, मल्टीपोलर विस्तार नियम। मल्टीपोलर विस्तार नियम ये पुराने वाले लीनियर नियम से बेहतर है। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सबूत मिला है लैब में? हाँ बिल्कुल। इस नए नियम का एक हिस्सा जिसे डायपोलर टर्म कहते हैं, वो उन एक्सपेरिमेंट्स को बहुत अच्छे से समझाता है जहां AHE चुंबकत्व के पैरेलल मिला था। अच्छा। और हाल ही में लोहा और निकल जैसे बहुत ही आम फेरोमैग्नेट्स में इसे सीधे सीधे ऑब्जर्व भी किया गया है। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके पीछे मजबूत प्रायोगिक सबूत भी आ रहे हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम AHE को समझने में एक फंडामेंटल लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है। मूल विचार अब ये है कि सिमेट्री का टूटना स्पेस ग्रुप से मैग्नेटिक ग्रुप में जाने से जो चुंबकत्व के कारण होता था नहीं, बल्कि स्पिन ग्रुप से मैग्नेटिक ग्रुप में जाने से जो SOC के कारण होता है, हो रहा है। और इसका असर सिर्फ AHE तक ही रहेगा या और भी चीजों पर पड़ेगा? नहीं, इसका दायरा बड़ा है। हाँ।
ये समझ नॉन लीनियर हॉल प्रभाव, स्पेन हॉल प्रभाव, और यहाँ तक कि अल्ट्रा मैग्नेट्स जैसे जो नए किस्म के मैग्नेटिक स्टेट्स खोजे जा रहे हैं, उनको समझने में भी मदद करेगी। ये एक पूरी नई दिशा खोल सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो AHE की जो पुरानी समझ थी, जो सिर्फ मैग्नेटाइजेशन पर टिकी थी, वो अब पूरी नहीं पड़ती। नई व्याख्या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और स्पिन ग्रुप्स को केंद्र में रखती है। सही। और ये न सिर्फ हाल के एक्सपेरिमेंट्स को समझाती है, बल्कि आगे के रिसर्च के लिए भी रास्ते खोलती है। और हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ध्यान रखना जरूरी है कि कैसे वैज्ञानिक मॉडल विकसित होते हैं, कैसे नई खोजें पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है। बिल्कुल। और एक बात सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ, ये शोध हमें फिर से दिखाता है कि भौतिकी में सिमेट्री और उसका टूटना कितने फंडामेंटल आइडियाज हैं। ये स्पिन ग्रुप्स का जो फ्रेमवर्क है, ये हमें मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर की क्वांटम दुनिया, उसकी ज्योमेट्री को समझने का एक शायद ज्यादा शक्तिशाली औजार दे रहा है। अब देखना यह है कि भविष्य में ये और कौन-कौन से दरवाजे खोलता है। बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही ये। इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहराई से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को, खासकर यूपीएससी परीक्षार्थियों और विज्ञान प्रेमियों को ये विश्लेषण उपयोगी लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और आगे की चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सवाल है तो नीचे टिप्पणी में जरूर पूछें। जल्द मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक विश्लेषण के साथ।